और अब बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की आकांक्षा की। बेटियां किसी मायने में बेटों से पीछे नहीं हैं, यह साबित करके दिखाया है कुशीनगर की आकांक्षा ने। आकांक्षा ने नीट परीक्षा में 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं, लेकिन उम्र कम होने की वजह से प्रथम की जगह दूसरा स्थान मिला है। एक छोटे से गांव की बेटी ने एक बार फिर साबित करके दिखाया है कि अगर हौसले बुलंद हैं, सपने बड़े हैं, तो कामयाबी खुद ब खुद चली आती है। आकांक्षा के लिए सफर इतना आसान नहीं था। वो कोचिंग करने रोजाना 70 किलोमीटर दूर जाती थी। आकांक्षा के पिता भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त सार्जेंट हैं। आकांक्षा की कामयाबी पर न सिर्फ उनके परिवार में बल्कि पूरे जिले में खुशी का माहौल है। कुशीनगर के अविनायकपुर गांव से हैं आकांक्षा और गांव में इस वक्त उत्साह है। और बात करें आकांक्षा की, तो उन्होंने कितनी मेहनत की, कितने प्रयास किए, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां रहीं। आप उत्तर प्रदेश वासियों ये भी जान चाहते होंगे कि जो टॉपर है उनके भी पूरे 720 अंक और आकांक्षा के भी 720 अंक, फिर वो नंबर 2 पे कैसे रह गए, ये भी हम उनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खुद आकांक्षा जुड़ गई हैं। आकांक्षा जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयां। आकांक्षा, आपके दोस्त, आपके जानने वाले क्या आपसे सवाल कर रहे हैं, ये कैसे हो गया 720 में से 720 अंक, फिर भी आप पहले नंबर पर नहीं आए। वैसे तो ये बात सामने आ चुकी है कि उम्र की वजह से आप दूसरे नंबर पर रह गई, फिर भी आपके आसपास के लोग पूछ रहे हैं क्या ऐसी वजह हो गई कि 100% अंक फिर भी दूसरे नंबर पर। सबको यही पूछ रहा है कि 720 है फिर भी क्यों नहीं आई, मतलब फर्स्ट रैंक। तो एज कम था इस वजह से सेकंड है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को तो फर्स्ट होना था, किसी को सेकंड, तो फाइन। जी बिल्कुल आकांक्षा, शोएब के भी 720 और आपके भी 720। आकांक्षा, आप कुशीनगर के एक बहुत छोटे से गांव से हैं। गांव का माहौल ऐसा होता है कि बच्चे अगर 10वीं 12वीं तक भी पढ़ लें और उसके बाद ग्रेजुएशन कर लें, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लड्डू तक बांटे जाते हैं गांव में। लेकिन आपने नीट में नंबर 2 स्थान हासिल किया है। कितनी मुश्किल रहा थी, आपने ये सफर कैसे आगे, जो सपना देखा था उसे जारी रखा और कैसे ये सपना अपने मुकाम तक पहुंचा? क्लास 8 तक मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी और फिर क्लास 9 से मतलब एम्स दिल्ली के बारे में मैंने पढ़ा और जाना, तो फिर वहीं से मतलब मेरा डाइवर्जन हो गया कि मुझे एम्स दिल्ली में जाना है और डॉक्टर बनना है। मेरे पेरेंट्स का एम आई ऑडिबल? या बिल्कुल बिल्कुल आकांक्षा, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। एम्स दिल्ली में फिर मतलब कि इट बिकेम माई ड्रीम कि मुझे जाना है और आगे मतलब न्यूरो सर्जन बनना और लोगों की हेल्प करनी है। तो मम्मी पापा का एक्सट्रीम सपोर्ट था, मतलब बहुत ही ज्यादा उनका सपोर्ट और गाइडेंस रहा है। बट प्रॉब्लम्स काफी थी क्योंकि क्लास 9-10 में मतलब मेरा जो घर है वो कुशीनगर में है और मेरा जो कोचिंग है वो गोरखपुर होता था, तो मुझे 70 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था बाई बस। तो मम्मा मुझे बस स्टैंड पे छोड़ते थे, रात में 9-10 बज जाते थे, तो 9-10 बजे मैं वापस घर आती थी। बट उसको एक चैलेंज की तरह मैंने लिया था कि करना है। एक अगर अपना बड़ा रखा है तो अपने आप से एनर्जी अंदर से आ जाती है उस चीज को अचीव करने के लिए। और पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते थे। बाकी मेरे आइडल हैं नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने भी जो मतलब अचीव किया है इतनी छोटी जगह से निकल के, तो उनको मैं ध्यान में रखती थी। और दूसरा पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था। फिर 11th-12th में मैं दिल्ली चली गई। दिल्ली में मैंने प्रगति पब्लिक स्कूल से स्कूलिंग की है और वहीं पे मैं आकाश इंस्टीट्यूट से पढ़ी हूँ। तो धीरे धीरे मतलब प्रॉब्लम्स होती थी, बट मतलब कंस्टेंट एफर्ट लगाती थी। 8 to 10 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी डेली करती थी, सारे डाउट्स अपने क्लियर करती थी, टीचर से हेल्प लेती थी, तो धीरे धीरे हो गया सारा करके और फिर आ गए मार्क्स। आकांक्षा, उत्तर प्रदेश की कई बेटियां इस वक्त आपको सुन रही होंगी, वो समझ रही होंगी कि जब इतनी मेहनत की जाती है तो उसके नतीजे कैसे सामने आ सकते हैं। मुझे आप बहुत संक्षेप में बताइएगा, सुबह से लेकर रात तक आपका रूटीन कैसा रहता था? जो 70 किलोमीटर का सफर तय करना, पढ़ाई करना, खाना भी, और आपके मैंने सुना इंटरेस्ट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, डांस भी आपको म्यूजिक का शौक है, तो कैसे आप अपने रूटीन को फॉलो करती थी सुबह से लेकर रात तक? मतलब 9-10th में तो मतलब स्कूलिंग होती थी, स्कूल से मैं घर आती थी, तो फिर मैं बस से बाय बस जाती थी, कोचिंग करती थी, रात में 9-10 बज जाते थे। उसके बाद से आती थी तो मैं 2-3 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी करती थी, फिर मैं सो जाती थी। ये मेरा 9-10th में था। 11th-12th में मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गई, तो वहां पे तो स्कूलिंग होती थी मेरी। उसके बाद से मतलब हमारी जो कोचिंग की क्लासेस होती हैं वो क्लासेस में करती थी।
और उसके बाद से जितना भी टाइम बचता था मैं वो सेल्फ स्टडी में डिवोट करती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट को टाइम लिमिट में नहीं बाउंड करती थी कि इतने देर में पढ़ना है, जब तक एक टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता उसको पूरा करती थी। हर बुक जितना भी पॉसिबल है, एनसीईआरटी से डिफिकल्ट लेवल तक हर तरह से मैंने कवर किया है, सारे पैकेजेस और जितने प्रैक्टिस पेपर्स हैं मैं सब सॉल्व करती थी। और दूसरा, मेरे को गाने सुनने बहुत पसंद है, मैं अरिजीत सिंह के गाने बहुत सुनती हूँ, तो वो मैं मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए सुनती थी। दूसरा, अगर मैं ज्यादा बोर होती थी तो फिर मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर लेती थी। और यूट्यूब पे मैं मतलब संदीप माहेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो, तो उनको मैं काफी सुनती हूँ, तो यूट्यूब पे मैं उनकी वीडियोस भी काफी देखती थी इंस्पिरेशन के लिए। आकांक्षा, ऐसे ही रहता था मेरा। आप कुशीनगर के अविनायकपुर से हैं। अविनायकपुर में जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, आपको फोन कर रही हैं, आपको देखकर उन्हें भी गर्व हो रहा होगा कि दीदी अब हम भी आपकी राह पर चलेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। तो मतलब मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि मतलब हमेशा अपने ड्रीम्स और अपने एस्पिरेशंस बड़े रखो। ये मत सोचो कि छोटे जगह से है तो अचीव नहीं कर सकते। हमेशा अपने एस्पिरेशंस को बड़ा रखो तो एनर्जी भी उतनी ज्यादा आती है उस चीज को करने के लिए। और उसके लिए जितना भी एफर्ट आपको लगाना पड़ रहा है, मतलब जितना भी हार्डवर्क आपको लगाना पड़ रहा है, गो अहेड, डू इट, क्योंकि एक दिन आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। तो अपने आप को कभी लिमिट मत करो, ऑलवेज डू इट। प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ विद स्मार्ट वर्क अलॉन्ग विद हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे यू द रिजल्ट। आकांक्षा, इस सफर के दौरान जो आपने तैयारियां की, सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी आपके सामने? सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी? उस चुनौती को आपने कैसे पार किया? कैसे आपने अपनी राह को इतना आसान बनाया कि आप टॉप कर पाई? मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि क्लास 10 तक मतलब मेरे स्कूलिंग मतलब उतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी, जितने मतलब उतना ज्यादा मैंने पढ़ा नहीं था कंटेंट। और 11th 12th में जब मैं गई तो मतलब जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे काफी अच्छी जगह से पढ़ के आए थे, तो उनको काफी चीजें आती थी पहले से। तो वो चीज मुझे मतलब मेरा बहुत लैग कर रहा था। तो शुरू में मुझे बहुत टाइम लग जाता था एक एक चैप्टर को कंप्लीट करने में मुझे, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती थी और समझने में टाइम भी ज्यादा देना पड़ता था, तो मुझे एक टॉपिक करने में बहुत टाइम लगता था। तो वो चीज मेरे लिए काफी बड़ा ऑब्स्टिकल था, बट उसको मैंने चैलेंज की तरह लिया और कंस्टेंटली अपना एफर्ट और लगाती गई। और बाकी जो भी गलतियां होती थी, अपनी मिस्टेक से मैं सीखती थी, डाउट्स अपने सारे क्लियर करती थी। टीचर्स का बहुत सपोर्ट था, तो टीचर्स मतलब बिल्कुल सारे डाउट्स मेरे क्लियर करते थे। दूसरा, मॉक पेपर्स और प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैं सॉल्व करती थी रेगुलरली, और अटेम्प्ट मतलब देखती थी कि मेरा मतलब ग्राफ कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो मतलब क्या कर सकते हैं जिससे वो इंप्रूव हो। ऐसा नहीं था कि हमेशा मेरा इंप्रूव ही करता था, मतलब कई बार मेरे मार्क्स कम भी आते थे, तो हमेशा पेरेंट्स मोटिवेट करते थे कि नहीं तुम कर सकती हो। तो उसको एक चैलेंज की तरह लेके जो भी गलतियां हुई हैं उससे इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ते गए। आकांक्षा, आजकल बच्चे बहुत दबाव में आ जाते हैं कि नंबर हमें बहुत पाने हैं, नंबर उतने नहीं आए जितने सोचे थे, और इस दबाव के चलते वो ऐसे कदम उठा लेते हैं जो वाकई में माता पिता के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है। आप ऐसे माता पिता को भी और बच्चों को भी क्या संदेश देना चाहती हैं? क्योंकि आपकी जिंदगी में एक बात देखने को मिल रही है कि आपने बहुत फाइट की है, चुनौतियों को पार किया है और कोई प्रेशर बिल्टअप नहीं होने दिया कभी भी। मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब जैसे मेरे साथ भी था, तो ऐसा नहीं कि हमेशा मेरे मार्क्स ज्यादा ही आते थे, कई बार मेरे नंबर कम भी बहुत आते थे। तो उस टाइम पे ये नहीं देखना है कि कम आ गए, वो फाइनल नहीं है, आपको फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। 9th 10th और 12th में कितने नंबर आए थे आपके? 10th में मेरे 97.6% थे और 12th में 96.4% थे, सीबीएसई। अच्छा अच्छा, माता पिता का सहयोग तो सब हमेशा रहा ही होगा आपके सर पर, लेकिन हाँ, उनके अलावा और कौन सी शख्सियत हैं आपकी जिंदगी में जिनका सबसे ज्यादा सहयोग आपको मिला, सबसे ज्यादा आपको हेल्प मिली? मतलब पेरेंट्स का बहुत ज्यादा हेल्प है। दूसरे मेरे फ्रेंड्स जो 11th 12th में मेरे साथ थे, मैं मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स से बहुत क्लोज थे मेरे, और मैं उनसे बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करती थी, बहुत सारे डाउट्स भी उनके साथ पूछती थी। क्या बातचीत होती थी, आप जरा बताइए खुल के। पता है आपकी बातों से ना कई लोगों को मालूम चलेगा कि जब मेंटल प्रेशर हो, किसी तरह का दबाव हो, तो उसे कैसे निकला जाए। मतलब प्रेशर है तो मतलब आप उसको ये नहीं कि आप लेकर के और परेशान हो रहे रो रहे हैं, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसके साथ मैं बैठ के मतलब 4-4 5-5 घंटे हम एक चैप्टर, जैसे कोई डिफिकल्ट चैप्टर जिसमें ज्यादा चीजें याद करनी है, तो हम उसके साथ बैठ जाते थे, हम दोनों साथ में याद करते थे, साथ में कुछ बना लेते थे, ऐसी मतलब फनी जैसा बन जाए, उससे एंटरटेनमेंट भी हो जाता था और ऐसा नहीं लगता कि पढ़ाई करी है, बट एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उस वक्त कवर हो जाता था। या फिर कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लेते थे कि तुमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, मे बी आपका तरीका बहुत बड़ा हो, तो अगर आपको टाइम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को किसी अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो, तो उससे आपको हो सकता है शॉर्ट तरीके से वो सॉल्व कर पाओ। तो फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पेरेंट्स के साथ आप रेगुलरली बात करते रहो। और दूसरा, मतलब किसी को इंस्पिरेशन रखो आप अपनी लाइफ में। जैसे मेरे लिए नरेंद्र मोदी थे और दूसरा संदीप माहेश्वरी, मैं लोगों को सुनती थी जब भी मैं परेशान होती थी। अच्छा, तो वो मेरे को काफी मोटिवेट करता था। आपने ये बताया कि नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी आपकी इंस्पिरेशन है। पीएम नरेंद्र मोदी की वो कौन सी खूबी है जो सबसे ज्यादा आपको इंस्पायर करती है?
वो एक स्टेटमेंट मैंने उनकी सुनी थी। वो कहते हैं कि मैं कुछ करने में विश्वास रखता हूँ, कुछ बनने में नहीं। वो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती है। वही चीज मतलब मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ कि हमेशा आप अपना जितना आप 100% एफर्ट लगा सकते हो आप लगाओ। ये मत सोचो कि आपको क्या मिलेगा, आपको क्या बनना है। वो एक ड्रीम होना चाहिए, बट ये नहीं कि उसके चक्कर में आप प्रेशर में आ जाए। प्रेशर नहीं लेना है उसको, उसको एज अ लेना है कि ठीक है वो चीज है, मुझे अचीव करनी है, लेकिन आपका ध्यान आपके रास्ते पे होना चाहिए, ना कि आपकी मंजिल पे। तो आपको मंजिल अपने आप मिल जाएगी। तो वो चीज मुझे नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी लगती है। बाकी वो बहुत छोटी जगह से है और उसके बाद भी उन्होंने जो लेवल अचीव किया है, जो किया है, वो मतलब बहुत ही बड़ी बात है। तो वो चीज मुझे बहुत इंस्पायर करती है उनकी। आकांक्षा, आपकी मम्मी खुद एक टीचर हैं। उन्होंने आपको ऐसा कौन सा सबक सिखाया बचपन से जिसका सबसे ज्यादा असर आपकी जिंदगी पर पड़ा? मम्मा मतलब मुझे हमेशा से मतलब एक फाइटर जैसा बनाना चाहती थी। मतलब कि बहुत ज्यादा विल पावर्ड और डिटरमाइंड होना अपने गोल के लिए, कि मतलब बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना, चाहे कुछ भी होता है। मतलब डेविएशन इतना है, सोशल मीडिया है इतना सारा है, तो मेरा कोई सोशल मीडिया कोई अकाउंट भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं हूँ मैं, इंस्टा कहीं पे भी। तो वो चीज मम्मा से आई है, सिंप्लिसिटी और डेडिकेशन टुवर्ड्स योर प्रोफेशन। आपको करना है आपका काम या फिर जो कि आपकी पढ़ाई है, उसके लिए डेडिकेशन वो मम्मा ने सिखाया है। आकांक्षा, आपने सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की बात की है। आजकल मोबाइल जिंदगी का कैसा अभिन्न अंग बन चुका है। हर टाइम मोबाइल लेके चलते हैं, बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो, किसी प्रोफेशन में हो। आपकी जिंदगी में मोबाइल का क्या रोल रहा है, पढ़ाई के दौरान भी और अभी भी? 11th-12th में मतलब स्मार्टफोन नहीं रखा था मैंने अपने पास, क्योंकि मतलब उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। बाकी एक जनरल मतलब हमारे हॉस्टल में एक कंप्यूटर था, वही यूज करती थी अगर मुझे कुछ सर्च करना होता था या कोई वीडियो देखनी होती थी। मेरे पास एक मतलब स्मार्टफोन नहीं था मेरे पास, तो वो चीज मेरे को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता था। तो वो चीज तो है। मतलब ऐसे आप यूज कर सकते हो सोशल मीडिया इंटरनेट का, आप सही तरीके से यूज कर सकते हो। तो वो मैं कंप्यूटर से यूज करती थी। यूट्यूब पे, विकीपीडिया पे, गूगल पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, बहुत स्कोप है। लेकिन गलत डायरेक्शन में नहीं यूज करना है। हर चीज का एक अच्छा और नेगेटिव पॉइंट होता है, तो उसका पॉजिटिव देखो। आप कभी नेगेटिव तरफ मत ही जाओ जब तक आपको मिल नहीं जाता जो आपको चाहिए। आकांक्षा, आज का दिन बेहद खास है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है। आज उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति की शुरुआत भी हुई है और ऊपर से कितनी अच्छी खबर आपके लिए आई है। आकांक्षा ने उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित किया है, गांव को गौरवान्वित किया है। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो मतलब सब लोग घर में बहुत खुश हैं। आज सुबह पूजा भी थी मतलब नवरात्रि की, तो मतलब उनका आशीर्वाद है, भगवान जी का तो आशीर्वाद बहुत ज्यादा रहा है मेरे लिए। उनकी बिना तो नहीं हो पाता। तो आई एम वेरी लकी दैट आई हैव गॉट दिस। एंड आकांक्षा, मैं एक व्यक्तिगत बात आपसे कहना चाहता हूं। मेरी खुद की भी एक बेटी है। बेटा बेटी एक समान, ये नारा जरूर दिया जाता है, लेकिन अभी भी कई ऐसे घर हैं जहां पर बेटों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उन्हें ज्यादा महत्व जाता है, बेटियों को नहीं। लेकिन आकांक्षा जैसी बेटियां ये साबित करती हैं बार बार कि बेटियों को अगर मौका मिले, पूरा सहयोग मिले, माता पिता कदम दर कदम उनके साथ चले, तो वो आसमान छू सकती हैं। बिल्कुल। मतलब इसमें पेरेंट्स का मेरे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने कभी डिस्क्रिमिनेट तो किया ही नहीं कि लड़का है कि लड़की है। उन्हें तो ये था कि मतलब कुछ भी है उसको पढ़ाना है। हमेशा ये रहता था उनका कि जो भी उसको जिस भी प्रोफेशन जो भी उसको काम करना है उसमें वो हमेशा सपोर्ट करते थे, पूरे तरीके से सपोर्ट करते थे। मतलब 9th-10th में मैं आपको बताऊं तो मतलब मम्मा मुझे बस स्टॉप ड्रॉप करने जाती थी, लेने आती थी। और 11th-12th में पापा ने एयरफोर्स से रिटायरमेंट सिर्फ मेरे साथ रुकने के लिए ले ली। वो मेरे साथ 2 साल रुके थे पूरा। तो मम्मी पापा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि चाहे बेटा और बेटी दोनों कर सकते हैं और दोनों के अंदर इक्वल पोटेंशियल है। और आजकल तो हर फील्ड में इतना अच्छा गर्ल्स कर रही हैं, तो आपको चांस जरूर देना चाहिए। वो आपको जरूर प्राउड फील करवाएंगी। ठीक है आकांक्षा जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश वासियों कि आप आकांक्षा के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं और बेटियों को अगर मौका मिलता है तो कितनी ऊंचाइयों तक जा सकती हैं, ये भी आप भली भांति समझ सकते हैं।